Hello everyone, students. In the previous lecture of the topic adsorption and collates, you know that हम लोग देख रहे थे what are the applications of adsorption और मेरे ख्याल से हमारे 4 हुए थे applications. इसमें से जो first था it is nothing but the catalysis. Second one it is used in the as a gas mask. Then it is also used to control the humidity. At the same time हमने देखा था कि ये हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम. ठीक है, अभी 4 पॉइंट तो हमारे हो चुके थे. अभी ये जो 5th पॉइंट है यहाँ से वापस शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. नाउ द टॉपिक वी आर टेकिंग हियर नथिंग बट द एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन. और उसका जो 5वां है एप्लीकेशन ये है एज अ एडसॉर्प्शन इंडिकेटर्स. स्टूडेंट्स, यू नो दैट इन केस ऑफ अ टाइट्रेशन, especially in the process of precipitation titration, ये आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा. टाइट्रेशन प्रोसेस इन केस ऑफ सच अ काइंड ऑफ अ टाइट्रेशन. देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड इज देयर एंड AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज देयर. इन दोनों में फिर हो जाएगा रिएक्शन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ AgCl एज वेल एज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NaNO3. ठीक है, सो सिल्वर क्लोराइड का यहां पे मिलेगा आपको प्रेसिपिटेट, मतलब टेस्ट ट्यूब में जो होता है बॉटम में हमें मिलेगा उसका रेसिड्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PPT, प्रेसिपिटेट. ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा बॉटम में. जनरली देखिए किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि गैस अगर फॉर्म होता है, गैस इट गेट एस्केप. सो इसके लिए हम लोग दिखाते हैं एरो इन द अपर डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल CO2 गैस, H2 गैस, O2 गैस, तो उनके लिए हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरीके का एरो, यू नो. बट व्हेन द प्रोडक्ट्स दे आर ऑब्टेन एज अ प्रेसिपिटेट, एट दैट टाइम they are shown by the downward arrow. So they are called as a precipitate. Now see the indicators, आपको पता होगा, शायद आपने 10th में पढ़ा भी होगा. They are the chemicals which can be used to detect the end point of the reaction. For example, the indicators like eosine, फ्लोरोसीन है ना, मिथाइल रेड, फेनोफ्थैलीन etc. they can be used as the indicators because they will indicate the end point of the reaction. तो अक्सर देखिए जो होता है ब्यूरेट, इट्स अ वेरी लॉन्ग साइज ब्यूरेट. ब्यूरेट में अक्सर हम लोग एक केमिकल को रखते हैं. यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे ब्यूरेट, नो दैट ऑब्वियसली सपोज दिस इज अ ब्यूरेट हैविंग सम मार्क्स ऑन इट. इसके लिए ऊपर ऐसे मार्क्स यहाँ पे होंगे. इन द ब्यूरेट दिस इज कॉल्ड एज अ ब्यूरेट, जिसमें हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे AgNO3 का सॉल्यूशन एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक हियर टाइट्रेशन फ्लास्क. इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क. इस फ्लास्क में हम लोग यहाँ पे लेंगे NaCl. NaCl will be there along with the small amount of the indicator, that is nothing but here फ्लोरोसीन. ओके, ये है टाइट्रेशन फ्लास्क. सो ऑब्वियसली इन दोनों का जो है वॉल्यूम यहाँ पे, मतलब ये जो हम लोग लेंगे वॉल्यूम इसका मे बी 25 ml, मे बी 10 ml, वॉट एवर. तो ये हम लोग करेंगे टाइट्रेट यहाँ पे. स्लोली यू हैव टू ऐड ड्रॉप बाय ड्रॉप AgNO3 solution in the NaCl. Okay, when there is the end of the chloride ions, जब तक कि यहाँ के पूरे जब है क्लोराइड के आयंस निकल के बाहर आ जाएंगे, at that time AgCl जो है
I mean on that AgCl there is an adsorption of the fluorescein indicator. There is an adsorption of the fluorescein indicator. और जो भी होता है फिर कलर फ्लोरेसेंस का पेल येलो, यू नो, इट विल चेंज टू रेड. जैसे ही आपको पेल, देखो उसका जो कलर होता है ओरिजिनल, इट्स अ पेल येलो, इट विल चेंज टू रेड एंड द रेड कलर in the titration it ends the, I mean it indicates the end point of the reaction. It indicates the end point of the reaction. Remember we have to take here 25 ml or either 10 ml, whatever the volume we can take here. We have to do the titration, means this flask we have to take here and we have to add drop by drop the amount of AgNO3 slowly with constantly shaking. At the start the color will be pale yellow, but when the end point is there, जब reaction पूरा हो जाएगा, at that time the color of the solution it will be red. So in this way the process of adsorption it can be helpful in the for the determination of the end point. मतलब reaction खत्म हुआ है, ये हमें कौन बताएगा? हमें बताते हैं ये indicators, eosin, fluorescein, methyl red, all these kind of. Okay, so this is the 5th number application. After that, that 6th one is there. It is nothing but the separation of inert gases. Separation of inert gases. Inert gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, etc. They have different adsorbing capacity. Okay, तो हर इसमें से जो यहाँ पे जो गैसेस है they will have different adsorption capacity. तो ये हम लोग यहाँ पे adsorb करेंगे कोकोनट चारकोल पे. I told you in the previous lecture what is meant by coconut charcoal. So they are having the different adsorbing capacity. So different gases they will adsorb differently. That's why to separate these gases from their mixture we can use here coconut charcoal. So in the process of separation of inert gases, again we have to use the adsorption principle. Okay, because these different gases they will adsorb differently and that's why इनको हम easily अलग कर सकते हैं. And this time charcoal जो रहेगा यहाँ पे कोकोनट चारकोल, इट विल बी एक्टिंग एज अ एडसॉर्बेंट. इट विल बी एक्टिंग एज अ एडसॉर्बेंट. तो ये है इसका एप्लीकेशन नंबर 6. ओके, सो देन द नेक्स्ट वन इज हियर. इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन. आपको पता है क्या होता है मीनिंग ऑफ द प्रोसेस, या शायद नहीं. देखिए यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस. फ्रॉथ मतलब क्या होता है? फोम. इन मराठी वी कॅन से फेस. यू नो दॅट साबणाचा फेस किंवा पावडरचा जो काही फेस असतो, वॉशिंग पावडरचा, तर तो फ्लोट असतो. अँड फ्लोटेशन इट फ्लोट्स. नाउ सी दिस प्रोसेस इट इज यूज फॉर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ओव्हर्स. फॉर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओव्हर्स. यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर द ओव्हर्स. तो जो भी यहाँ पे होगा लो ग्रेड वाला ओवर, लो ग्रेड मतलब इम्प्योर फॉर्म वाला ओवर, उसको स्पेशली सल्फाइड ओवर को प्यूरिफाई करने के लिए द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, जानते हैं क्या होता है? वी हैव टू रिमूव द impurities away from the over and that is known as a concentration. The process of removal of impurity from the over that is called as a concentration. So concentration हम लोग जो करते हैं सल्फाइड ओवर्स का, तो in this process we have to use here pine oil. Pine oil आपको पता है it is obtained from the pine trees. और जो ये जो होते हैं पाइन ट्रीज, दे आर जनरली फाउंड इन द टुंड्रा रीजन, कोल्ड रीजन. तो यहाँ पे जो होते हैं पाइन ट्रीज, तो वो पाइन ट्रीज से जो पाइन ऑयल मिलता है इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फोबिक मतलब रिपेलेंट.
पानी को दूर करने वाला। सो हाइड्रो का यहाँ पे क्या मीनिंग है? हाइड्रो मतलब यहाँ पे होता है वाटर, एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोबिक इज नथिंग बट हियर रिपेलेंट। ठीक है, सो पाइन ऑयल इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जिसमें जो भी रहेंगे ओवर पार्टिकल्स ये प्रेफरेंशियली उनको वेट करेगा। सो ओवर पार्टिकल्स दे विल प्रेफरेंशियली वेट बाय द वेट, मतलब वो गीले हो जाएंगे बाय द पाइन ऑयल एंड द गैंग, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसको इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज के लिए जो वर्ड है इट आल्सो नोन एज अ गैंग, इट्स अ गैंग, इट्स नॉट अ गंगू। ओके, सो ये जो होंगे यहाँ पे गैंग पार्टिकल्स दे विल प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द वाटर। ठीक है, तो ये वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई अभी देखिए ये जो यहाँ पे रहेंगे और पार्टिकल्स जो प्रेफरेंशियली वेट हो जाएंगे पाइन ऑयल की वजह से, उनसे बनेगा फ्रॉथ। कैसे? अगर हमने उसमें से एयर को पास कर दिया अंडर प्रेशर तो वो झाग बनेगा। यू नो दैट, वो जो झाग यहाँ पे होगा उसमें क्या होंगे? उसमें होंगे और पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द पाइन ऑयल। तो जैसे ये जो झाग है ये थोड़ी देर के बाद हो जाएगा सेट, तो हमें यहाँ पे ओवर के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, और जो भी यहाँ पे होंगे इम्प्यूरिटीज वो जो रहेगा रिजर्वायर इसके नीचे आ जाएंगे। मींस जनरली टू सेपरेट द ओवर पार्टिकल्स फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। कैसे? तो यहाँ पे भी क्या होता है कि पाइन ऑयल जो है it will get adsorbed on the over particles. So here again there is a process of adsorption, pine oil and over particles. तो ये यहाँ पे इनमें क्या हो जाएगा? There will be adsorption. So in this way for the purification or we can say concentration of the sulfide ore, this will be better word, the process of removal of the gang particles from the ore, or we can say here impurities from the ore, it is known as a concentration. तो ये है इसका 7th वाला एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन नेक्स्ट ईयर में इन द टॉपिक डी एंड ए ब्लॉक, जिसमें हमें सेपरेटली पढ़ना है अबाउट द मेटलर्जी। मेटलर्जी जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओवर। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें से सल्फाइड ओवर के कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं ये मेथड। सो दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द एडसॉर्प्शन प्रोसेस। पाइन ऑयल एंड द ओवर पार्टिकल्स इनके बीच में हो जाएगा एडसॉर्प्शन, एंड इन दिस वे ऑल्सो वी कैन यूज और वी कैन हियर कॉन्सेंट्रेट सल्फाइड ओवर्स। तो ऐसे में जो भी रहेगी इम्प्यूरिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे फ्रॉथ होगा उसमें पाइन ऑयल और ओवर के पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे। पाइन ऑयल का जो झाग बनेगा, ये जो झाग है कुछ देर के बाद हो जाएगा सेटल, एंड देन वी कैन रिमूव हियर द ओवर पार्टिकल्स। सो दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 7। ठीक है, इसके बाद में और एक जो है एप्लीकेशन, इट्स नथिंग बट क्रोमेटोग्राफी। ओके, बट बिफोर दैट आई जस्ट थिंक दैट यू शुड नोट डाउन दिस थिंग्स। जो भी पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग दिए हैं टेक्स्ट बुक में, यू कैन राइट द सेम पॉइंट्स फॉर हियर। ओके, इट्स अ थ्योरी पार्ट, इट्स अ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। इसके बाद अभी है नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट इज नथिंग बट द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा का यहाँ जो मीनिंग है, क्रोमा का मतलब यहाँ पे होता है कलर। ओके, दिस टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी इट वाज फर्स्ट गिवन बाय द साइंटिस्ट जिनका नाम था टिज़वेट। Tiswate. For the first time, he used this technique for the extraction of colors from the flowers. तो जो भी होते हैं फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के कलर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये जो है टिज़वेट, ये थे एक बोटेनिस्ट, इन्होंने पहली बार यूज किया था इस टेक्निक का।
Okay, since it was for the extraction of colors from the flowers, it is known as a chromatography. Chroma means यहाँ पे क्या होता है? Color. So this technique it is based on the selective adsorption of ions. It is based on selective adsorption of ions from the solution by using powdered adsorbents like silica gel, alumina, etc. So this technique of chromatography, it is of, it's a very, very useful in a chemical, or we can say here in an industrial application. So it is a very useful technique in industrial and analytical, I will say useful method in industrial and analytical techniques. तो ये है इसका important application. ओके, तो ये इसलिए important है, that it has a various forms. जैसे कि there are different types of like a column chromatography is also there, column chromatography. Then we can say here paper chromatography, as well as TLC. TLC का मतलब होता है यहाँ पे thin layer chromatography. तो ये अलग अलग फॉर्म में होता है, but it is useful technique for the analysis of particular sample as well as in the industries also. देखिए फॉर एग्जाम्पल नाउ हमारे सिलेबस में जो है वो है कॉलम का पार्ट, वो भी आपको नेक्स्ट ईयर में है, लेकिन छोटा सा है. क्या होता है पता है इसमें? ये दिख रहा है आपको कॉलम. ओके, सो इन दिस कॉलम वी हैव टू फिल हियर द एडसॉर्बेंट्स लाइक सिलिका जेल. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने एडसॉर्बेंट को फिल करके रखा है, सिलिका जेल यहाँ पे हमने फिल करके रखा है. तो पूरा का पूरा कॉलम जो है यहाँ पे सिलिका जेल से ऐसा भरा होगा. ठीक है, नाउ सिलिका जेल जो है यहाँ पे ये है एडसॉर्बेंट. इट इज नथिंग बट द एडसॉर्बेंट. ये है समझो ये सिलिका जेल और ये है यहाँ पर एडसॉर्बेंट. इट इज स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज ये इसीलिए है क्योंकि ये मूव नहीं करता, अपनी जगह पे फिक्स होता है बिल्कुल. ओके, एंड नाउ ये पूरा कॉलम यहाँ पे भरा है और यहाँ पे नीचे होता है ग्लास वूल. देयर इज आल्सो मटेरियल लाइक अ ग्लास वूल. इट्स अ कॉटन लाइक मटेरियल, ग्लास वूल. एंड अगर हमने 2-3 कंपाउंड का मिक्सचर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है A प्लस B प्लस C, इन तीनों कंपाउंड का हमने यहाँ पे मिक्सचर लिया और यहाँ पे हमने इसको पुट कर दिया. नाउ सी दिस इज द सॉल्यूशन. इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे 3 है कंपाउंड A B C. A B C ये जो कंपाउंड यहाँ पे है इनको हमें करना है सेपरेट. ठीक है, सो जैसे ही हम यहाँ पे उनको पुट करेंगे ऊपर से, दिस component A, B, C, they will have different adsorbing capacity. So they will adsorb differently. For example, अगर यहाँ पे A जो है component ये adsorb नहीं हो रहा है तो वो नीचे आ जाएगा. So it will form the different layer. समझो यहाँ पे है component A और सोचिए अगर यहाँ पे दूसरा जो है component वो है component B, ये आ गया इधर, और फिर तीसरा यहाँ पे जो कंपोनेंट यहाँ पे होना चाहिए ये ऑब्वियसली यहाँ पे है कंपोनेंट C. तो देखिए यहाँ पे A इज लेस एडसॉर्ब तो वो नीचे आ गया, जो B है वो सेंटर में है बिकॉज इट इज शोइंग मोर एडसॉर्प्शन एज कंपेयर टू A. C इज शोइंग मोर एडसॉर्प्शन कैपेसिटी. तो देखिए ये तीनों जो कंपोनेंट्स है ये तीनों अलग हो गए. तो ये A B C ये तीनों को हमने किया है सेपरेट.
now we have to add one of the, we have to add here the different types of solvents. सॉल्वेंट्स हम लोग ऊपर से ऐड करेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं इल्यूएंट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज इल्यूएंट्स. नाउ अभी हमको देखिए, जैसे ये तीनों को हमने सेपरेट किया है, अभी हमको ये कॉलम लेना है साइड में, एंड वी हैव टू ऐड सच अ काइंड ऑफ अ सॉल्वेंट इन विच ओनली ए कंपोनेंट विल बी सोल्यूबल. हम क्या करेंगे, ऊपर से ऐड करेंगे सॉल्वेंट को, और जिसमें क्या होगा, सिर्फ ए ही सोल्यूबल होगा, तो ए जो है नीचे आ जाएगा. ठीक है, जैसे ही पूरा ए खत्म हो जाएगा, देन दिस जो भी हमने लिया होगा वो फ्लास्क, वो हम रखेंगे साइड में. नाउ वी हैव टू यूज द डिफरेंट फ्लास्क, और हमें ऐसा यहाँ पे यूज करना होगा सॉल्वेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी सोल्यूबल हो. तो वो जो है सॉल्वेंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे. रिमेंबर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए इल्यूएंट. तो जहां पे मतलब ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसमें सिर्फ बी सोल्यूबल हो, ये हम ऐड करेंगे तो बी भी नीचे आ जाएगा. सो इन दिस वे ए बी सी, दिस थ्री कंपोनेंट्स वी विल सेपरेट. दिस टेक्निक इज नोन एज अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी. सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, हियर इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल वी आर डूइंग. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये जो है कंपोनेंट्स ए बी सी, ये डिफरेंटली एडसॉर्ब होंगे और इनको हम लोग अलग कर सकेंगे. सो दिस इज नथिंग बट द एप्लीकेशन नंबर 8 ऑफ द एडसॉर्प्शन. ओके, सो ठीक इस तरीके से ये डिफरेंट जो कंपोनेंट जो टेक्निक्स है हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में, एज वेल एज इन द एनालिसिस ऑफ द सैंपल. फॉर एग्जांपल, यू नो दैट देयर आर वेरियस कंपनीज आर देयर जिसमें बहुत तरीके के जो फॉर्म होते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए भी जरूरी होता है दिस मेथड. ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स, टैबलेट्स, तो इनमें क्या होता है कि वी हैव टू डू द एनालिसिस ऑल्सो. देयर ऑल्सो is the application of this technique. Okay, तो ये सब है applications of the adsorption principle. फिलहाल देखिए, आपको तो इतना डीप में की जरूरत नहीं है, बस समझना ये है कि this is the one of the application. Next year again the chapter D and A block we will go in detail about the column chromatography. ठीक है. Now the next part is here, that is nothing but the catalysis. Catalysis. Yes, I told you already the definition क्या है इसका, I think in the previous lecture, but still now what is the meaning of catalysis? I told you the phenomenon in which the rate of the reactions can be increased by using the catalyst is called as catalysis. So the phenomenon of using, phenomenon of increasing the rate of chemical reaction by using catalyst is called catalysis. Okay, the reactions for which rate is increased by using catalysts are called as catalyzed reactions. So the reactions in which, for which we can write here, the reactions for which rate of reaction can be increased by using catalyst are called catalyzed reactions. Okay, so the reactions for which we can increase their rates by using catalyst, they are called as a catalyzed reactions. I told you in the
लास्ट लेक्चर ऑल्सो, जो होता है कैटलिस्ट, ये क्या करेगा, इट विल ब्रिंग डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इससे आपको जल्दी मिलता है टीएस। टीएस का मतलब है ट्रांजिशन स्टेट। दैट्स व्हाई हियर द रेट ऑफ द रिएक्शन इट विल इंक्रीज। ओके, सो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हियर कैटलिस्ट? क्या होता है इधर कैटलिस्ट? Catalyst the catalyst is the substance which when added to the reacting system increases the rate of chemical reaction without itself undergoing permanent changes. So it is a substance which when added to the reacting system increases the rate of reaction without itself undergoing any permanent change. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा कैटलिस्ट के ऊपर, लेकिन कोई भी परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो इट विल जस्ट ब्रिंग डाउन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिससे टीएस जल्दी मिलेगा और जो है रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन ये यहाँ पे बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, इन द ईयर 1995 इफ यू सी इन यूएस 700 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बने थे बाय यूजिंग द कैटलिस्ट ओनली। ओके, एंड आई विल से हियर 90% ऑफ द बल्क केमिकल्स एज वेल एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ये भी बने थे बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। सो यू कैन सी मेनी केमिकल रिएक्शंस आर देयर विच आर catalyzed because the rate of the chemical reaction is significantly increased. So we can understand the use of catalyst in the chemical reaction. इस तरीके से कैटलिस्ट जो है हमें कितने फायदेमंद होते हैं केमिकल रिएक्शन में, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। कैटलिस्ट ये होते हैं दो टाइप के। यस, दे आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एज वेल एज हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। लेट्स सी नाउ हियर, but before that I want to clear this. Please note down all these things in your notebook. Now the next point is here types of catalyst. The first one is here homogeneous catalyst. The name suggests, you know that homo का मतलब यहाँ पे क्या है, same, and here जीनियस का यहाँ पे जो मतलब है ये होता है फेज, और वी कैन से हियर स्टेट, और वी कैन से हियर फॉर्म। सो व्हेन द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट दे आर ऑफ अ सेम फेज, either gaseous or either liquid, whatever, it is known as a homogeneous catalyst. So when the reactant and catalyst are of same phase, then the catalyst is called homogeneous
catalyst, or we can say here such a kind of catalysis is called as a homogeneous catalysis. For example, आप यहाँ पे देखिए here H2O2 I mean हाइड्रोजन peroxide, इसका जब भी होता है decomposition it takes place in presence of here I2. I mean I think it's a I minus. Let me check once. Correct. So it's a I minus. So if you see here H2O2 जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है एक्वस फेज में, और I माइनस यहाँ पे क्या है, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट हियर, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन एक्वस फेज. सो बोथ आर हैविंग द सेम फेज हियर. Such a kind of reactions, I mean such a kind of catalysis is known as a homogeneous catalysis. Obviously आपको यहाँ पे मिलेगा H2O, okay, and plus O2 will also get formed. O2 यहाँ पे होगा gaseous state में, H2 होगा यहाँ पे liquid state में. Okay, so this is the first example. Then in the lead chamber process, तो यहां पे क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो कि प्रेजेंट है इन अ गैसियस स्टेट, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड द कैटलिस्ट हियर इज नथिंग बट यूज एज अ नाइट्रिक ऑक्साइड. क्या है ये है नाइट्रिक ऑक्साइड. देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. ऑब्वियसली रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें, तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो कि रिएक्टेंट का फेज है गैसियस फेज, और जो यहाँ पे हमने यूज किया है कैटलिस्ट वो भी यहाँ पे है इन द गैसियस फेज. सच अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन, आई मीन catalysis is known as a homogeneous catalysis. Okay, and the third example we can also give here. I will write here hydrolysis of sugar. Hydrolysis of sugar. शुगर का जो फॉर्मूला है ये है C12H22 and O11 in an aqueous state reacts with water. यहाँ पे H2SO4 हम लोग यूज करेंगे. ये H2SO4 यहाँ पे फर्निश करेगा. फर्निश का मतलब ये देगा, it will donate H plus ions, and these H plus ions they are also in a aqueous phase. तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6 जो कि होगा एक्वस फेज में, और दूसरा यहाँ पे मिलेगा फ्रुक्टोज C6H12O6. दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन इनमें जो ग्रुप होगा प्रेजेंट ग्लूकोज में, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हियर अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे होता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज द डिफरेंस ओनली. तो ये भी एग्जाम्पल है, यस, एग्जाम्पल ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस का. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस. ऑब्वियसली यहाँ पे ये है सुक्रोज का यहाँ पे हुआ है हाइड्रोलिसिस और हमें मिला ग्लूकोज, एंड द सेकेंड इज हियर फ्रुक्टोज having the same formula but the different functional groups are present here. So this is nothing but the example of the homogeneous catalyst. Now second type इसमें जो है ये है heterogeneous catalysis, or we can say here heterogeneous catalyst. Obviously चलिए हम इसको लिखते हैं as a catalysis, तो बेहतर होगा catalysis, and here also I will write catalysis. When the reactants and catalysts are in the same phase, the catalyst is called homogeneous catalyst, and such a kind of a catalysis is called as a homogeneous catalysis. Okay, अभी यहाँ पे क्या है, in case of this kind of catalysis here, reactant, when the reactant and catalyst are of different feeds, आपको लिखना है यहाँ पे क्या है, when the reactants and catalyst are of different feeds, then such a kind of a catalysis is called as, yes, heterogeneous catalysis. For example, I will write here
in Haber's process, in Haber's process, ठीक है, जो कि हमें देखा है, it is for the preparation of ammonia N2 plus thrice H2, it gives twice NH3. Okay, I will write only the reaction here. और यहाँ पे Fe is used as a catalyst, जो कि होता है present in a solid state. Let me tell you here, in case of this kind of catalysis, generally solid होते हैं यहाँ पे catalyst, ठीक है. Liquids and gases they get adsorbed on the surface of the solid, और ये जो रह गए यहाँ पे कैटलिस्ट जो कि प्रेजेंट हो गए सॉलिड स्टेट में, दे विल मेक सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द रिएक्शन. जैसे कि यहाँ पे N2 रिएक्ट्स विथ 3H2, इट गिव्स अमोनिया. ओके, और साथ ही यहाँ पे यूज होता है K2O एज वेल एज Al2O3 भी इधर यहाँ पे यूज होगा. K2O एंड Al2O3 दे आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स. दे आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स. ठीक है, जो यहां पे है Al2O3, इट प्रिवेंट्स फ्यूजन ऑफ Fe को फ्यूज होने से प्रिवेंट करेगा Al2O3. ठीक है, एंड K2O जो है इट विल एडसॉर्ब नाइट्रोजन. ओके, सिवाय इसके यहाँ पे मॉलिब्डम भी हम लोग यूज करते हैं एज अ प्रमोटर. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. सम मोर एग्जांपल्स आई विल आल्सो राइट. नोट डाउन दिस थिंग्स. So here ये है अभी heterogeneous catalysis. As the name suggests here, तो N2 and H2 they are in a gaseous state, और जो यहाँ पे Fe है it is in a solid state. So both the catalysts as well as reactants they are in a different phases. That's why this is known as a heterogeneous catalysis. Okay, so when the reactants and catalyst are in different phases, such catalysis is called heterogeneous catalysis. ओके, सो ये है इसका एग्जांपल. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि K2O यहाँ पे काम करता है एज अ प्रमोटर. इट विल ब्रिंग अबाउट द केमी एडसॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, और जो है Al2O3 ये Fe का फ्यूजन जो है इसका उसको प्रिवेंट करेगा. ओके, एंड molybdenum is also used as a promoter and Fe can be used as a catalyst. इसका और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2 I will say here. This is the first one. हाइड्रोजिनेशन. सेकंड जो है यहाँ पे एप्लीकेशन ये है हाइड्रोजिनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल. स्टूडेंट्स, जो होता है वेजिटेबल ऑयल जिसमें होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो इट इज आल्सो नोन एज अनसैचुरेटेड. ओके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, तो ये होता है यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल. इसका हम लोग करते हैं हाइड्रोजिनेशन बाय यूजिंग द कैटलिस्ट लाइक निकेल या फिर प्लैटिनम और या फिर पैलेडियम. ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना होगा H2 गैस. सो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हो जाएगा एडसॉर्ब इन पे, एंड नाउ हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फैट
तो जितने भी यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा. सो दिस नथिंग बट नोन एज अ सैचुरेटेड फैट, जिसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति घी. सो दिस इज द अनदर प्रोसेस. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस catalysis. Okay, now the third one application, I mean example of the this kind of catalysis is nothing but in catalytic converter. In catalytic converter, students, you must be knowing, one second, converter. इन ऑटोमोबाइल्स जितनी भी होती है व्हीकल्स, तो ऑटोमोबाइल का जो होता है एग्जॉस्ट, जिसमें बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते हैं जो कि काफी हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, स्पेशली फॉर आवर लंग्स. सो जनरली देयर आर गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, देन नाइट्रिक ऑक्साइड, एज वेल एज हाइड्रोकार्बन्स. तो ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं. तो ये ज्यादा हार्मफुल गैसेस को ये होता है कन्वर्टर चेंज करेगा लेस हार्मफुल सब्सटेंस में, लाइक यू कैन से हियर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये चेंज करेगा इसको नाइट्रोजन में या फिर ऑक्सीजन में, वाटर में, एटसेट्रा. सो दिस इज डन बाय यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, रुबिडियम, ओके, देन पैलेडियम. तो ये इन कैटलिस्ट को लेड जो है ये करता है पॉइजन. सो लेड इट विल पॉइजन दिस कैटलिस्ट. पॉइजन का जो मतलब यहां पे है टू मेक कैटलिस्ट somewhat less reactive, means to make the catalyst inactive. ठीक है ना, थोड़ा सा. सो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन करना. सो lead, it will poison this kind of a catalyst. So harmful gases like these are nothing but pollutants. आपको पता है they are called as a pollutants. तो इन pollutants को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन या वाटर में. कौन करेगा ये कन्वर्ट? ये करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स. सो इन दिस वे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. ओके, सो नोट डाउन दिस थिंग्स आल्सो इन योर नोटबुक. जितना भी इसके बारे में दिया है इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में, सेम हियर यू कैन राइट आल्सो. ठीक है. Now the next point is here, what is meant by inhibitor. Okay, the substance that decreases the rate of the reaction is called as inhibitor. For example, आप जानते होंगे chloroform, it was used as an anesthetic agent, means to give anesthesia. In Marathi जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि घुल देने, to make unconscious. तो chloroform it is used for that purpose also. But when this chloroform it is exposed to air or oxygen, it get changed to the poisonous gas जिसका नाम है phosgene. क्या नाम है इसका? This gas is called as phosgene gas, and this gas is a really a very poisonous gas. So बहुत जरूरी होगा कि क्लोरोफॉर्म का ये जो होता है ऑक्सीडेशन, इसको प्रिवेंट करना. So the oxidation of chloroform to phosgene, it is prevented by addition of just 2% of ethanol. अगर हमने इसमें ऐड कर दिया 2% of ethanol, I mean ethyl alcohol, then we can prevent this oxidation reaction. So such a kind of a substance is called as an inhibitor, and the process is known as inhibition, or we can also say it as a रिटार्डेशन. रिटार्डेशन भी इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर इनहिबिशन, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ओके, दूसरा इसका एग्जांपल जो है द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, I mean हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन.
ये अपने आप होता रहता है। ओके, अगर ऐसा यहाँ पे होता रहा तो जो भी उसका स्ट्रेंथ है, पावर है H2O का कम हो जाएगा, बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो। ओके, तो टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज हियर डाइल्यूट एसिड और ग्लिसरॉल। तो अगर हमने यहाँ पे यूज किया डाइल्यूट एसिड को या फिर ग्लिसरॉल को, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा स्टॉप, या फिर इसका जो रेट है कम हो जाएगा। सो this kind of a substance, they will decrease the rate of the reaction. They are called as inhibitors. So note down this example also. Okay.